हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल सीपी क्लासेस पर। और जैसा आप जानते हैं टर्म 2 का सिलेबस यहाँ पर हो रहा है आपके लिए। और पिछले वीडियोस में मैं स्टाफिंग के कुछ टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टाफिंग प्रोसेस, वो आज आपको मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखिए, स्टाफिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है। स्टाफिंग का मेन पर्पज़ है कि हमें सही तरह के लोग, कॉम्पिटेंट लोग अपने बिजनेस के लिए मिलने चाहिए ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर पाएं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली काम भी तभी अच्छे से कर सकती है जब उसके पास जो उसकी की पोजीशंस हैं वहां पर अच्छे लोग हों। राइट टाइप ऑफ पीपल इज मस्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी सक्सेसफुल। इसीलिए अगर आपका स्टाफ उसके काम के हिसाब से फिट नहीं है तो वो कभी भी बेटर वर्क एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं खड़ा कर सकते हैं, वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके लोग आपके काम के हिसाब से आप चूज करें। स्टाफिंग का प्रोसेस पूरी तरीके से अच्छे से फॉलो किया जाना चाहिए। चलिए इस प्रोसेस को आप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर जिसका नाम है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब नाम से जैसा क्लियर है, इसमें मैं क्या जज करने वाला हूं। इसमें मैं जज करने वाला हूं कि यार एक्चुअल में मुझे कितने लोगों की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले मैं ये डिसाइड नहीं करूंगा कि कैसे लोगों की जरूरत है, सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगा मुझे कितने लोगों की जरूरत है। सो इट्स अ प्रोसेस बाय विच मैनेजमेंट विल फाइंड आउट हाउ ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर पोजिशन टू रिक्वायर्ड मैन पावर पोजिशन। आज कितने हैं और कितने लोगों की जरूरत मुझे पड़ने वाली है, तो मैं पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट्स का एस्टिमेशन लगाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर जब आप एस्टिमेशन लगाते हो, जब आप मैन पावर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हो, तो दो चीजें कंसीडर अब आपको करनी है। जैसे मैंने एक तो आपको बता दिया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको कितने चाहिए। दूसरी चीज साथ ही साथ आप डिसाइड कर लोगे अब कि टाइप ऑफ एम्प्लॉइज कौन कौन से आपको चाहिए, किस तरह के लोग और कितने लोग, ये दोनों चीजें आप डिसाइड करने वाले हो इस स्टेप के अंदर। अब यहां पर आपको दो काम करने पड़ते हैं। एक को बोलते हैं वर्क लोड एनालिसिस और एक को बोलते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस के अंदर ये चीज ध्यान से बड़े सुनिएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसके अंदर। वर्क लोड एनालिसिस में हम नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट जॉब पोजीशंस, ये चीज फाइंड आउट करते हैं कितने और कैसे लोगों की हमें जरूरत पड़ने वाली है, ये डिसाइड करते हैं। जबकि वर्क फोर्स के अंदर हम ये चेक करते हैं नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल अवेलेबल। आज हमारे पास कितने और किस तरह के लोग अवेलेबल हैं ताकि हम ये जान पाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अंडर स्टाफिंग तो नहीं है, ओवर स्टाफिंग तो नहीं है, या ऑप्टिमली स्टाफिंग है। यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत से ज्यादा लोग तो काम नहीं कर रहे, या कहीं जरूरत से कम लोग तो काम नहीं कर रहे हैं, या प्रॉपर बैलेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास, जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर ओवर स्टाफिंग है कंपनी के अंदर, इसका मतलब है आपको कुछ लोगों को वहां से निकालना पड़ेगा, या तो ऑर्गेनाइजेशन से निकालना पड़ेगा या उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होने वाला है, वेस्टेज हो रही है, टाइम की भी वेस्टेज हो रही है, रिसोर्सेज भी वेस्टेज हो रही है। बिल्कुल वैसे ही अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अंडर स्टाफिंग है, मतलब लोगों की जरूरत है सपोज 100 बट काम कर रहे हैं सिर्फ 80, तो यानी कि 20 लोगों की कमी है आपके पास। 20 लोगों की कमी का मतलब है काम ढंग से नहीं हो पा रहा होगा। इसका मतलब है यू नीड टू हायर मोर पीपल। सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू शुरू करने से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने ऑफिस के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर ये जज करिए कि कितने लोगों की जरूरत है, कैसे लोगों की जरूरत है, कैसी उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसा उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आप डिसाइड कर लेंगे, ये आपका एक बेस तैयार कर देगी कि आपको उस एम्प्लॉय में कैसा प्रोफाइल चाहिए, कैसे प्रोफाइल के लोगों की आपको अपने बिजनेस में जरूरत पड़ने वाली है। तो पहला स्टेप हो गया हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब दूसरा स्टेप आता है रिक्रूटमेंट का। देखिए, रिक्रूटमेंट का मतलब अक्सर बच्चे समझ लेते हैं सिलेक्शन करना होता है। मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, रिक्रूटमेंट का मतलब सिलेक्शन नहीं होता। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। यानी कि बेसिकली रिक्रूटमेंट के अंदर आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, उनको आप इन्वाइट कर रहे हो कि वो आपकी कंपनी में एप्लीकेशन सेंड करें, वो अपनी कंपनी में अप्लाई करें। ठीक है, सो रिक्रूटमेंट के अंदर क्या इन्वॉल्व हो गया, रिक्रूटमेंट के अंदर इन्वॉल्व होगा आपका सबसे पहले आइडेंटिफाइंग डिफरेंट सोर्सेज, कि आप पहले आइडेंटिफाई करोगे कहां कहां से मैं लोगों को लेकर आ सकता हूं। फिर उसके बाद वो जो सोर्सेज आपने डिसाइड करे उनको आप चूज करोगे कि यार कौन सा सही है, कौन सा गलत सोर्स है। और जो बढ़िया सोर्स होगा
उस सोर्स के थ्रू फिर आप लोगों से बोलोगे कि आप आपकी कंपनी में वो लोग अप्लाई करें। तो बेसिकली पर्पस क्या है रिक्रूटमेंट का? पूल इकट्ठा हो जाए आपके पास लोगों का। अ पूल ऑफ कैंडिडेट इज क्रिएटेड थ्रू रिक्रूटमेंट। और यहां पर दो बेसिकली सोर्सेज आएंगे रिक्रूटमेंट के अंदर जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। एक को बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज, दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, दोनों के अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान हैं। तो अभी सिर्फ रिक्रूटमेंट में हमें इतना समझना है कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है पूल ऑफ कैंडिडेट्स को लाना। ज्यादातर लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें ताकि आपके पास एक वाइडर चॉइस क्रिएट हो जाए चूज करने के लिए। अब बात करते हैं आगे, थर्ड स्टेप जो आता है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का क्या मतलब है? जितने लोगों ने अप्लाई करा आपके पास उसमें से बेस्ट को चूज करना जो आपके काम के हिसाब से सूट करेगा, जिसका एक्सपीरियंस, जिसकी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वैसा बंदा आपको मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। और यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं, सिलेक्शन को बेसिकली हम नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऑफकोर्स आप रिजेक्ट करेंगे और कुछ ही लोगों को आप यहां पर सिलेक्ट करते हैं। जबकि रिक्रूटमेंट जो होता है उसको हम पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट के अंदर आप सभी लोगों की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी के अंदर। अच्छा, सिलेक्शन में आपको बता दूं स्टार्ट हो जाता है राइट फ्रॉम स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि जब आपके पास एप्लीकेशन आ गई और आपने उसमें से छटाई करनी शुरू करी, तब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। एंड इट में कंटिन्यू इवन आफ्टर ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्टेंस, ज्वाइनिंग ऑफ ए कैंडिडेट। सिलेक्शन कंटिन्यू चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर जो कभी भी कंपनी में क्लोज नहीं होती हैं। तो सिलेक्शन एक ऐसी चीज है जो लगातार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलती रहती है। बट हाँ, सिलेक्शन से आपको क्या मिलता है? सिलेक्शन से मिलता है आपको बेस्ट बंदा, बेस्ट कैंडिडेट यू कैन हैव। और साथ ही साथ जो बंदा सिलेक्ट होकर आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। भाई लगेगा ना यार, 1000 लोगों में से पांच लोग सिलेक्ट किए गए थे, उसमें से मेरा नाम आया है, वाओ, यानी कि मेरे अंदर तो कुछ है। सो मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं। उसके बाद टेस्ट क्लियर करने के बाद उसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हम ऑफर करते हैं। रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है वो बेसिकली, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। अब सिलेक्शन के बाद अगला स्टेप आता है दोस्तों, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब बड़ा सिंपल सा है, जिस पोजीशन के लिए आपने उस बंदे को सिलेक्ट किया है उसको उस पोजीशन पर प्लेस करना, उसको वो पोजीशन दिखाना। तो यहां पर क्या इन्वॉल्व होगा? इनिशियल असाइनमेंट ऑफ जॉब टू द न्यू एम्प्लॉय और टू अ प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑन ट्रांसफर। कि प्लेसमेंट में क्या करा आपने? नया बंदा आया है, उसको जॉब दिखाई। कोई बंदा हो सकता है ट्रांसफर करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया हो, किसी और डिपार्टमेंट से ट्रांसफर करके आया हो, है ना। वहां पर उनको प्लेस करना कि भैया आपका ये जॉब प्रोफाइल है, ये आपका काम है। ठीक है, उसके बाद आती है ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन नाम था स्टेप का। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? जो लोग आपने सिलेक्ट किए हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना, सीनियर से जूनियर से, पूरा स्टाफ दिखाना, पूरा ऑफिस घुमाना, अपनी कंपनी की पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर, उन सब के बारे में उसको बेसिकली अवेयर करना, क्योंकि वो नया बंदा है, उसे कुछ भी नहीं पता। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो इन्वायरमेंट के साथ फेमिलियर नहीं होगा तब तक वो कंफर्टेबल नहीं होगा वहां पर काम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप क्या आएगा? इसके बाद का स्टेप आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दोनों में डिफरेंस है। ट्रेनिंग क्या होती है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, इन्फॉर्मिंग, इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट और द एम्प्लॉई फॉर देयर जॉब। अब ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाएगी वो जॉब टू जॉब वेरी करता है। बैंक में ट्रेनिंग अलग तरीके से दी जाएगी, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, एक इंश्योरेंस कंपनी में ट्रेनिंग का अलग तरीका होगा या टाइम पीरियड होगा। सो ट्रेनिंग उस एम्प्लॉय की प्रेजेंट नीड को फुलफिल कर देती है। उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी नॉलेज, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कॉम्पिटेंस सब ट्रेनिंग के थ्रू इंक्रीज हो सकती है। और ट्रेनिंग में आपको बता दूं, चाहे आप नए एम्प्लॉय की बात करें चाहे पुराने एम्प्लॉयज की बात करें, सभी के लिए ट्रेनिंग का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट क्या चीज होती है। देखिए, डेवलपमेंट के अंदर आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्किल पर काम नहीं करते हो, वो आपकी सिर्फ प्रेजेंट जॉब में काम नहीं आएगी डेवलपमेंट। रेदर देन डेवलपमेंट इज ओवरऑल कॉम्पिटेंस ऑफ एक्टिविटीज टू अंडरटेक मोर डिफिकल्ट, मोर चैलेंजिंग जॉब्स। आपको ओवरऑल डेवलप किया जाता है कि डेवलपमेंट के अंदर जो चीजें होंगी वो प्रेजेंट जॉब में तो ठीक है काम आ रही हैं, बट फ्यूचर में जब भी आप जहां भी आप काम करेंगे जाकर, वहां पर भी वो आपको
हेल्प करने वाली हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला स्टेप जिसका नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा स्टेप है जिसका सब एम्प्लॉयज़ वेट करते हैं, बिकॉज इस स्टेप के अंदर क्या होता है, आपने पिछले साल कैसा काम किया, यानी कि बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ कि इतना काम बोला था करने के लिए, इस तरीके से काम बोला था, क्या आपने उस तरीके से काम किया, क्या आपने उतना काम किया। इट बेसिकली मेजर्स एम्प्लॉयज वर्थ टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो पता लगता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ। साथ ही साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल से पहले एम्प्लॉयज को ये बताया जाना जरूरी है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम और हर, क्या जरूरी है उससे काम करवाना, किस तरीके से काम एक ऑर्गेनाइजेशन उससे एक्सपेक्ट करती है, उसके बेसिस पर ही उसकी फर्दर प्रमोशंस या डिमोशंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन बहुत ही आसान सा शब्द है जिसका मतलब है कि हायर पोजीशन, हायर स्टेटस, हायर सैलरी के साथ बंदे को प्रमोट करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पर इंक्रीज हो जाती हैं। टॉप मैनेजमेंट को जरूर ये सभी लोगों को बताना चाहिए कि किस तरीके से प्रमोशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिल सकती है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कंपनसेशन, मतलब कि वेजेस एंड सैलरी सिस्टम। प्रॉपर सैलरी देना, प्रॉपर वेजेस देना एम्प्लॉयज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टाफिंग का। वेजेस, सैलरीज, बोनसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, ये डायरेक्ट पेमेंट्स हैं जो एक एम्प्लॉयज को दी जा सकती हैं। ठीक है, कुछ इनडायरेक्ट पेमेंट भी दी जा सकती हैं, जैसे पीएफ का कंट्रीब्यूशन, एलटीसी हो गया, ग्रुप इंश्योरेंस हो सकता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो सकता है, एटसेट्रा। ये सारे वो पेमेंट्स हैं जो एक एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आप चाहे डायरेक्ट पेमेंट दे रहे हो चाहे आप इनडायरेक्ट पेमेंट दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट डेफिनेटली एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। क्योंकि आप सोचो यार, जहां पर मेरे को सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी मेरे काम के हिसाब से, मैं वहां काम क्यों करने वाला हूं। तो ये स्टेप भी बहुत ज्यादा जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अच्छा, जो आप इंसेंटिव देते हो वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक आप टाइम बेस्ड पेमेंट आप उनको दे सकते हो, कितने घंटे किसने काम किया उसके हिसाब से उसको पैसा मिल सकता है। दूसरा होता है पीस बेस्ड वेज पेमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, जितने पीस आपने प्रोड्यूस करे, जितना काम आपने किया उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉयज। तो इस तरीके से आप फाइनली कंपनसेशन वाला पॉइंट्स के साथ अपना स्टाफिंग का प्रोसेस आप एंड करते हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको कोई अगर किसी पॉइंट में पर्टिकुलर डाउट है तो डेफिनेटली मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगा। और कोई ऐसा टॉपिक बिजनेस स्टडीज़ के अंदर अभी तक जिसमें आपको डाउट्स आ रहे हैं, वो टॉपिक आप मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों की मदद हो सके। तो आज का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना चैनल मत छोड़िएगा, बिकॉज टर्म 2 के एग्ज़ाम बहुत पास हैं और मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस आपको देता रहने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।